गाइस, नमस्कार। मेरा नाम फरज़ान है और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नेट JRF स्टडी सेंटर पर। तो पहली क्लास में हमने पॉलिटिकल साइंस के भाग 1 के जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका जो पहला राइटर को दार्शनिक को हमने कंप्लीट कराया था। तो उसमें हमारा पहला जो राइटर था वो कन्फ्यूशियस था। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्लेटो पर। तो क्लास में मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम प्लेटो को जितने भी पॉइंट बनते हैं इसके चैप्टर से तो वो हम सभी एक बार चेक कर लेते हैं। पहले जो इनका जो इंट्रोडक्शन रहेगा, परिचय रहेगा, परिचय के बाद जो दूसरा पॉइंट रहेगा प्लेटो का व्यक्ति और समाज के संबंध में विचार रहेगा, जिसमें ये समाज और व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं वो इनके बारे में है। और जो अगला पॉइंट हमारा रहेगा वो स्टेट के बारे में, जो प्लेटो के विचार हैं वो रहेगा। और स्टेट के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो प्लेटो का न्याय सिद्धांत रहेगा। तो सिद्धांत को कवर करेंगे हम। फिर उसके बाद जो इनकी चर्चाएं होती है कैपिलोस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमैक्स और ग्लूकोन के द्वारा साथ जो इनका डिस्कस होता है न्याय के ऊपर, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इनका एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद, इस पर भी गहराई से चर्चा करेंगे। और इनके जो अगला पॉइंट है वो इसकी आलोचना भी की गई है कार्ल पॉपर और हन्ना अरेंट के द्वारा। और फिर आखिरी में इसकी कुछ बुकें हैं जो उनको भी हमने मेंशन किया है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इनकी बुकें भी पूछ ली जाती हैं। तो आइए अब हम शुरू से इनकी जो इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो प्लेटो एक एथेंस यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता और पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार माना है। तो प्लेटो को महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक है, जो आदर्श राज्य पर लिखी थी, और व्यवस्थित राज्य पर इन्होंने चर्चा की है, जो द स्टेट और द लॉज में लिखी हुई है। इनकी अध्ययन पद्धति निगमनात्मक है, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर बात करती है। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है नॉर्मली। तो डीपली अब हम इसको आगे समझते हैं कि प्लेटो का व्यक्ति और समाज के संबंध में विचार क्या है। तो प्लेटो के अनुसार ही व्यक्ति की पहचान प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है। हर आत्मा के 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिसमें पहला विवेक है, दूसरा साहस है, तीसरा तृष्णा है। तो इनके तीनों वर्गों का निर्माण हुआ है। तो इसमें जो पहला हमने बताया था कि विवेक, और दूसरा साहस था, तीसरा तृष्णा था। तो आत्मा के इन तीनों गुणों से 3 वर्गों का निर्माण होता है। अब यहाँ क्या है कि 3 वर्गों का निर्माण इन तीनों गुणों से होता है। जिसमें पहला वर्ग होता है शासक वर्ग, जिसको दार्शनिक बोला जाता है, दार्शनिक राजा, जिसमें जो प्लेटो का जो आदर्श राजा होगा वो दार्शनिक राजा होगा। और दूसरा इसमें सैनिक वर्ग होता है, तीसरा उत्पादक। तो प्लेटो का कथन है कि राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है। तो प्लेटो ये बोलते हैं कि जो राज्य है वो व्यक्ति का बड़ा रूप है। तो इसको हमने आगे कुछ सारणी के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो इसमें क्या है कि प्लेटो के अनुसार सामाजिक वर्गों का प्रधान लक्षण और उपयुक्त सद्गुण। तो इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जैसे प्लेटो बोलता है कि सामाजिक वर्ग, तो सामाजिक वर्ग अभी जो 3 बताए गए थे, दार्शनिक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, व्यापारिक वर्ग है। तो इन तीनों वर्गों के जो लक्षण होते हैं, प्रधान लक्षण होते हैं, जैसे दार्शनिक का प्रधान लक्षण ज्ञान होता है, और सैनिक का मनोवेग होता है, और व्यापारी का तृष्णा होता है। अब इसमें उपयुक्त जो सद्गुण की बात करते हैं, जो वर्च्यू की बात करते हैं, तो इसमें दार्शनिक का जो होता है उसमें विवेक होता है, और सैनिक में क्या है कि साहस होता है, और व्यापारी वर्ग जो होता है उसमें संयम होता है। तो अगर ये तीनों वर्गों का जो विभाजन किया गया है प्लेटो के द्वारा, तो इसमें क्या है कि इनकी जो आत्मा के अनुसार ही वर्गों का बंटवारा समाज में हुआ है। तो इसी को जस्टिस बोला गया है।
अगर ये तीनों वर्ग अपने हिसाब से अपने जो इच्छाओं के अनुसार काम करेंगे तो इसको ही प्लेटो ने जो मेन जो समाज और व्यक्ति के जो बंटवारे की जो प्रोसीजर बताया है आत्मा के अनुसार, ये पूर्ण होता है यहाँ। तो अभी प्लेटो राज के बारे में क्या सोचते हैं ये आगे हम डिस्कस करते हैं। प्लेटो अपने बुक द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की बात करते हैं। उनके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं हुआ बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से हुआ है और राज्य की प्रकृति आंगिक जैविक है। प्लेटो ने व्यक्ति के बजाय राज्य को प्राथमिकता दी। राज्य स्वाभाविक नैतिक संस्था है, यह विधि दंड को कोई जगह नहीं। यहाँ क्या है कि विधि और दंड की कोई जगह नहीं है। राज्य दार्शनिक राजा द्वारा शासित होगा। अगर दार्शनिक राजा के द्वारा राज्य शासित होगा तो उसमें कानून और दंड की कोई व्यवस्था नहीं होगी। जो दार्शनिक राजा ज्ञानी है वो खुद ही जो बोल देगा वही उसका जो विधि होगी, उसके द्वारा जो बोली गई है वही विधि होगी। तो इसी को अधिनायकवाद कहा गया है। तो आगे हम देखेंगे कि जो प्लेटो के शासन पर अभी इसमें क्या है कि राज्य के बारे में जो प्लेटो के विचार हैं वो हमने अभी देखे हैं। तो इन्होंने जो प्रशासन को जो प्रशासन है उसकी 4 विशेषताएं बताई हैं कि 5 प्रकार के जो शासन होते हैं। इसमें अभिजात तंत्र है जिसको राजतंत्री शासन भी कहा जाता है, सैनिक तंत्र है, धनिक तंत्र है, प्रजातंत्र है और निरंकुश तंत्र है। तो 5 प्रकार के जो शासन व्यवस्था की बात की है प्लेटो के द्वारा। तो इनमें क्या है कि बताया गया है कि जो प्रजातंत्र शासन प्रणाली है वो भ्रष्ट है, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होती है और राजतंत्र शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और उन्होंने दार्शनिक राजा का समर्थन यहीं पे किया है। क्योंकि अभिजात तंत्र राजतंत्रीय शासन प्रणाली जो होगी उसमें जो दार्शनिक राजा होगा और वो अपने जो विवेक के आधार पर ही डिसीजन लेगा, तो वो सबसे अच्छी प्लेटो के द्वारा मानी गई है। तो अगला पॉइंट जो आता है यहाँ प्लेटो का, वो आता है प्लेटोज़ थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब इसका जो न्याय सिद्धांत है वो एक द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा प्रयुक्त है, क्योंकि इसमें कुछ पात्र हैं जिनके द्वारा जो क्वेश्चन को निकाला जाता है। जैसे जो प्लेटो का जो मेन पात्र हैं वो सुकरात हैं, सोक्रेटिस। तो सुकरात जो क्वेश्चन जो मेन पात्र हैं इनके जो सुकरात हैं वही क्वेश्चनों के द्वारा ही इसमें न्याय की जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। तो प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय है। न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। तो न्याय सिद्धांत है जो व्यक्ति की आत्मा का गुण है। अब जो बर्क के अनुसार प्लेटो ने संवाद शैली में व्यक्तिवादी, ये जो बर्क के अनुसार है उसमें क्या बोला गया है कि जो संवाद शैली में व्यक्तिवादी, अणुवादी, भौतिकवादी अवधारणा का खंडन किया गया है प्लेटो के द्वारा। यह चर्चा कुलीन और संपन्न परिवार के व्यक्ति सेफालस के घर पर शुरू होती है, जिसमें सुकरात के अलावा प्लेटो का भाई ग्लूकोन, एडिमेंटस, थ्रेसिमेक्स, कैपिलोस, इसमें कैपिलोस भी भाग लेते हैं। सुकरात प्रमुख वक्ता है जो प्लेटो के अपने विचारों का प्रतिनिधि है। जो सुकरात है वो प्लेटो के विचारों का प्रतिनिधि है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं कैपिलोस से। तो कैपिलोस क्या बोलते हैं? सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय है। तो प्लेटो इसका खंडन करते हैं और बोलते हैं कि सत्य का पूर्ण ज्ञान प्रथाओं और परंपराओं से प्राप्त नहीं होगा। प्रत्येक परिस्थिति में सच बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता। अब प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता है, ये प्लेटो के द्वारा बोला गया है कि प्रत्येक स्थिति में सच बोलना ठीक नहीं होता है, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। पॉलीमार्कस है, शत्रु के साथ शत्रु, मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है।
तो ये शत्रु के साथ शत्रु और मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। प्लेटो ये संकल्पना व्यक्तिवादी मानते हैं, क्योंकि व्यक्तिवादी जो संकल्पना होती है वो जो पर्सनल एक या जो मतलब व्यक्तिवाद का मतलब ये होता है, पहले हम व्यक्तिवाद को समझ लेते हैं। व्यक्तिवाद का मतलब ये होता है कि वो पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए है, समाज के लिए नहीं है। और यहीं प्लेटो जो बात करते हैं कि ये संकल्पना व्यक्तिवादी है, एक व्यक्ति के लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं है। और सभी व्यक्ति के लिए समान जहाँ चीज़ें होंगी वहाँ पे समाज के कल्याण की बात होगी, तो ये व्यक्तिवादी हो गया। थ्रेसिमैक्स बोलता है मार्ट इज़ राइट, शक्तिशाली व्यक्तियों का हित ही न्याय है। यहाँ शक्तिशाली व्यक्तियों का हित की बात करते हैं, तो प्लेटो समूचे समाज के हित ही न्याय है। जो प्लेटो बोलते हैं कि समूचे समाज का हित ही न्याय है, तो ये सभी के लिए बात करते हैं। अब ग्लूकोन की बात करते हैं। ग्लूकोन बोलते हैं अशक्त व्यक्ति का हित ही न्याय है। अब ये अशक्त व्यक्ति की बात करते हैं। न्याय बाहरी नहीं आंतरिक होता है। तो प्लेटो यहाँ बोलते हैं कि जो न्याय है वो बाहरी नहीं है, आंतरिक है। तो इसी आधार पर जो पॉलीमार्कस, कैपिलोस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमैक्स और ग्लूकोन के जो ये विचार हैं, ये इसकी जो ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। न्याय के दो पहलू होते हैं। तो इसमें क्या है कि न्याय के दो भागों में जैसे बांटा गया है, मतलब दो पहलू बताते हैं। एक होता है व्यक्ति स्तर पर न्याय। अभी जो हमने डिस्कस किया है, जो 4-5 जो पात्र हैं उनके बारे में जो बोला गया है प्लेटो और उनके बीच में जो डिस्कस हुआ है, न्याय क्या चीज़ होती है, न्याय क्या होता है। तो उसमें क्या है कि प्लेटो एक चीज़ को न्याय को दो पहलुओं में बांटते हैं। एक होता है व्यक्ति के स्तर पर न्याय, दूसरा होता है सामाजिक स्तर पर न्याय। तो व्यक्ति के स्तर पर न्याय होता है आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य ही न्याय है। जो आत्मा के 3 गुण बताए गए हैं उनका सामंजस्य ही न्याय है। और सामाजिक स्तर पर समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना और दूसरों के कामों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तो ये प्लेटो के द्वारा बताया गया न्याय है। तो इसका ये न्याय सिद्धांत यहाँ ख़त्म होता है। तो इसके आगे जो हम डिस्कस करते हैं वो एजुकेशन। प्लेटो की जो एजुकेशन प्रणाली है वो उस समय की सबसे अच्छी मानी जाती है, और इसका जो समर्थन है वो रूसो के द्वारा भी किया गया है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने जो शिक्षा को 3 चरणों में बांटा है। पहला जो प्रथम चरण है, प्रथम शिक्षा चरण है 10 साल से 20 वर्ष तक, जिसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। और दूसरा जो चरण है इसमें 20 से 30 वर्ष तक गणित और ज्यामिति की शिक्षा होगी। और तीसरा चरण है 30 से 35 वर्ष का, जिसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। और 35 वर्ष तक 35 वर्ष तक दी जाएगी। और 35 वर्ष के बाद 15 वर्ष का प्रशिक्षण राजा को दिया जाएगा। तो ये राजा को 15 वर्ष का जो प्रशिक्षण है ये स्पेशल दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसमें जो 15 साल की शिक्षा जो दारसिंह राजा को दी जाएगी वो फील्ड पे दी जाएगी। तो आगे हम देखते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही सभी के कार्यों का विभाजन होगा। अब शिक्षा यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लिए पढ़ाया जा रहा है, किसी जॉब के लिए, यहाँ ऐसा नहीं है। शिक्षा का यहाँ उद्देश्य होता है शिक्षा के द्वारा ही सभी के कार्यों का विभाजन होगा और सभी अपने कार्यों में विशेषज्ञ होंगे। अब जो अपने आत्मा के अनुसार जो उनका विभाजन होगा उसके अनुसार ही उनको काम मिलेगा। और जैसे जैसे एग्ज़ाम जो 3 स्तर के जो उनके चरण बनाए गए हैं उसमें जैसे आगे इंसान बढ़ता रहेगा तो उसी हिसाब से उनको जो जॉब का फील्ड मिलेगा। तो अपने कार्य में विशेषज्ञ होंगे और उनको पूरा समाज का भला होगा। इस विशेषज्ञ होंगे इससे पूरे समाज का भला होगा, एक आदर्श राज्य का निर्माण होगा। तो यहाँ क्या है कि आदर्श राज्य का निर्माण का मेन मकसद है। तो ये इनका एजुकेशन प्रोसीजर कंप्लीट है यहाँ पे। अब आगे हम देखते हैं। तो अब अगला पॉइंट हम शुरू करते हैं, कम्युनिज्म ऑफ
प्रॉपर्टी एंड वाइव्स, संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद का उद्देश्य शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त करना और इन दोनों वर्गों को निजी अधिकारों से मुक्त करना प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से अलग है। इनका सिर्फ मकसद ये है कि जो शासक वर्ग हैं, जिनमें सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों को संपत्ति और परिवार के मोह से अलग रखना है और निजी संपत्ति से उनको अलग रखना है। तो आगे हम चार्ट में देखेंगे इसको। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन। तो इनका जो तुलनात्मक अध्ययन है उसको हम देख लेते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षण वर्ग के लिए है और आधुनिक साम्यवाद है जो संपूर्ण समाज के लिए है। इसमें संपत्ति और स्त्रियों की साझेदारी रहेगी दो वर्गों के लिए, सैनिक और दार्शनिक वर्ग। इसमें संपत्ति का सामान्य स्वामित्व होगा और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, इसमें जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी प्लेटो के साम्यवाद में, और इसमें अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। और नैतिक मूल्यों की प्रधानता है और इसमें भौतिक संतुष्टि की प्रधानता है। दार्शनिक वर्ग, ये दार्शनिक वर्ग के लिए है, ये सर्वहारा वर्ग के लिए है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में। इसकी आलोचना कार्ल पॉपर के द्वारा इनकी आलोचना की गई है। तो कार्ल पॉपर की एक बुक है जो 1945 में लिखी गई थी, जिसका नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। तो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा गया है और हन्ना आरेंट ने प्लेटो को फासीवाद का प्रथम दार्शनिक प्रेरक कहा है। तो हन्ना आरेंट और जो कार्ल पॉपर है, इनके द्वारा इनकी आलोचना की गई है और आलोचना के बाद इसकी बुकें हैं जो प्लेटो की कुछ बुकें हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। जो द रिपब्लिक इनका आदर्श राज्य के ऊपर है और द स्टेट्समैन और द लॉज इसका व्यवहारिक राज्य पर है, जिसको आदर्शवत राज्य कहा जाता है, जिसमें ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। मेनो है, द सिम्पोजियम है, फेडो है, सोक्रेटस डायलॉग है, अपोलॉजी है, टाइमेस है और जॉर्जिस है। तो ये इनकी बुकें हैं जो अक्सर पूछी भी जाती हैं कि इनमें से कौन सी बुक प्लेटो की है। तो अब यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो इसमें हमने कवर किया है प्लेटो के जितने भी जो पॉइंट बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आने वाला अगला जो हमारा जो क्लास होगा उसमें हम कवर कराएंगे अरस्तु को। तो धीरे धीरे करके हम जितने भी राजनीतिक विचारक हैं सेकंड पार्ट में, जो पॉलिटिकल थिंकर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन फिलोसोफर, उनको सभी को धीरे धीरे हम एक एक क्लास में लेकर सबको कंप्लीट कराएंगे। और बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।